डिस्क्लेमर, इस स्टोरी के किसी भी हिस्से को वास्तविक जीवन की घटनाओं या लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह स्टोरी केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। चैप्टर 12 एक अप्रत्याशित चेतावनी। ज्ञान के संरक्षक समाज में अपनी नई भूमिका निभाते हुए मीरा और अर्जुन को लगा कि उनके जीवन में अब केवल शांति और उद्देश्य ही है। वे ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को समझने और उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने में माहिर होते जा रहे थे। उनकी प्रेम ऊर्जा का उपयोग कर वे दुनिया में छोटे-मोटे असंतुलन को ठीक करने में मदद करते थे। मठ में कई वर्षों तक रहने के बाद एक दिन अर्जुन और मीरा एक गहन ध्यान सत्र में थे। वे अपनी चेतना को ब्रह्मांड के अनादि धागों से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें एक अजीबोगरीब और विचलित करने वाला कंपन महसूस हुआ। यह कोई सामान्य असंतुलन नहीं था, बल्कि एक पुरानी, जानी-पहचानी नकारात्मकता की प्रतिध्वनि थी। मीरा ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। विक्रम, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने कुछ महसूस किया। यह गजेंद्र जैसा था, लेकिन बहुत, बहुत दूर से। अर्जुन भी उसी विचार से हिल गया था। हाँ, पद्मावती। यह एक ऐसी छाया है जिसे हमने सोचा था कि हमने हमेशा के लिए मिटा दिया है। उन्होंने तुरंत भिक्षु मुखिया से संपर्क किया। मुखिया ने उनकी बात ध्यान से सुनी और एक गहरी सांस ली। तुम सही हो, मेरे बच्चों। गजेंद्र की आत्मा को मुक्ति मिली थी, यह सच है। लेकिन कर्म का चक्र बहुत जटिल होता है। लगता है कि उसकी नकारात्मक ऊर्जा का एक अंश, उसके द्वारा फैलाई गई ईर्ष्या और विश्वासघात की प्रतिध्वनि, किसी और में समा गई है। उन्होंने समझाया कि यद्यपि गजेंद्र की आत्मा ने शांति प्राप्त कर ली थी, उसकी अधूरी लालसा और अनसुलझी ईर्ष्या का एक सूक्ष्म अंश, एक कर्मिक प्रतिध्वनि, अभी भी ब्रह्मांडीय धागों में तैर रहा था। और अब यह प्रतिध्वनि एक नए, शक्तिशाली व्यक्ति में घर कर गई थी, जो अनजाने में गजेंद्र की पुरानी प्रवृत्ति को दोहरा सकता था। यह व्यक्ति कोई राक्षस नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा इंसान होगा जो सत्ता, नियंत्रण और ईर्ष्या की भावनाओं से आसानी से प्रभावित होगा, ठीक वैसे ही जैसे गजेंद्र हुआ करता था। यह अनादि धागों में एक नया तनाव पैदा कर रहा था। इसका मतलब है, भिक्षु मुखिया ने आगे कहा, कि तुम्हारा परीक्षण अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हें अब उस कर्मिक प्रतिध्वनि को पहचानना होगा और उसे शांत करना होगा, इससे पहले कि वह व्यक्ति उसी विनाशकारी मार्ग पर चले जिस पर गजेंद्र चला था। यह किसी आत्मा से लड़ना नहीं है, बल्कि एक विचार को रोकना है जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। मीरा और अर्जुन एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लगा था कि उनका संघर्ष खत्म हो गया है, लेकिन ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने का उनका काम अभी भी अधूरा था। उन्हें अब यह जानना था कि यह नई, कर्मिक प्रतिध्वनि किसमें समाई है और उसे कैसे रोका जाए, बिना उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए। यह एक ऐसा सूक्ष्म युद्ध था, जो तलवारों से नहीं, बल्कि चेतना और समझ से लड़ा जाना था। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 13 नई प्रतिध्वनि की पहचान। भिक्षु मुखिया की चेतावनी ने मीरा और अर्जुन को एक गहरी सोच में डाल दिया। यह गजेंद्र नहीं था, बल्कि उसकी कर्मिक प्रतिध्वनि थी, एक अदृश्य, सूक्ष्म शक्ति जो किसी और व्यक्ति के भीतर काम कर रही थी। इसे पहचानना और शांत करना एक ऐसी चुनौती थी जिसके लिए उन्हें अपनी समस्त आध्यात्मिक शक्ति और समझ का उपयोग करना था। मीरा और अर्जुन ने गहन ध्यान और अपनी बढ़ी हुई अंतर्ज्ञान शक्तियों का उपयोग करना शुरू किया। उन्होंने ब्रह्मांडीय धागों को स्कैन किया, उन विसंगतियों को खोजने की कोशिश की जो गजेंद्र की ईर्ष्यालु ऊर्जा से मेल खाती हों। यह एक सुई को घास के ढेर में खोजने जैसा था, क्योंकि यह प्रतिध्वनि किसी एक आत्मा तक सीमित नहीं थी,
बल्कि दुनिया में शक्ति और नियंत्रण की तीव्र इच्छा रखने वाले कई लोगों में फैल सकती थी। कई दिनों के बाद मीरा को एक नाम पर लगातार एक ऊर्जात्मक प्रतिध्वनि महसूस हुई। यह नाम था रुद्र प्रताप। रुद्र एक तेजी से उभरता हुआ तकनीकी उद्यमी था, जिसका कारोबार दिल्ली से लेकर सिलिकॉन वैली तक फैला हुआ था। वह असाधारण रूप से सफल था, लेकिन उसकी सफलता की भूख अथाह थी। वह प्रतिस्पर्धियों को कुचलने और हर कीमत पर जीत हासिल करने के लिए जाना जाता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके व्यवहार में एक ऐसा ठंडापन था जो मीरा को परेशान करता था। अर्जुन ने रुद्र प्रताप के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उसे पता चला कि रुद्र का बचपन बेहद गरीबी में बीता था और उसकी महत्वाकांक्षा और शक्ति की प्यास इसी पृष्ठभूमि से पैदा हुई थी। हालांकि उसमें गजेंद्र जैसी क्रूरता नहीं थी, लेकिन सत्ता पर उसका जुनून और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने की प्रवृत्ति गजेंद्र की कर्मिक प्रतिध्वनि के साथ पूरी तरह मेल खाती थी। रुद्र जाने अनजाने में दूसरों को हेरफेर करने, रिश्ते तोड़ने और अपने प्रतिद्वंद्वियों को नीचा दिखाने के लिए वही सूक्ष्म ऊर्जाएं इस्तेमाल कर रहा था जो कभी गजेंद्र की पहचान थी। यह रुद्र है, मीरा ने दृढ़ता से कहा। यह गजेंद्र की आत्मा नहीं, बल्कि उसकी अनसुलझी लालसाओं और असुरक्षाओं का प्रतिबिंब है जो अब रुद्र के भीतर काम कर रही हैं। भिक्षु मुखिया ने पुष्टि की। तुम्हारी अंतर्ज्ञान सही है मेरे बच्चों। रुद्र बुरा नहीं है, लेकिन गजेंद्र की प्रतिध्वनि उसे एक विनाशकारी मार्ग पर धकेल रही है। उसे रोका जाना चाहिए, लेकिन हिंसा से नहीं, बल्कि समझ और संतुलन से। मीरा और अर्जुन के सामने अब एक नई चुनौती थी। उन्हें रुद्र प्रताप से संपर्क साधना था। उसे यह बताना था कि वह किस अनदेखी शक्ति से प्रभावित है और उसे अपने भीतर की उस नकारात्मक प्रतिध्वनि को शांत करने में मदद करनी थी। यह एक नाजुक कार्य था, क्योंकि रुद्र को अपने पुनर्जन्म या कर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें उसे यह विश्वास दिलाना था कि उसके अंदर कुछ ऐसा है जिसे शांत करने की आवश्यकता है, बिना उसे डराए या भ्रमित किए। यह लड़ाई अब अदृश्य शक्तियों से नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा से थी जिसे प्रेम और समझ से ही जीता जा सकता था। क्या आप जानना चाहेंगे कि मीरा और अर्जुन रुद्र प्रताप से कैसे संपर्क साधते हैं और उसे कैसे प्रभावित करते हैं? जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 14, रुद्र से भेंट और सूक्ष्म हस्तक्षेप। रुद्र प्रताप जैसे शक्तिशाली और संशयवादी व्यक्ति तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। वह आध्यात्मिकता या अदृश्य शक्तियों में विश्वास नहीं करता था। मीरा और अर्जुन ने रणनीति बनाई। वे जानते थे कि सीधे तौर पर पुनर्जन्म या कर्म की बात करना उसे दूर कर देगा। उन्हें एक ऐसा तरीका खोजना था जिससे वे उसके जीवन में प्रवेश कर सकें और उसे भीतर से बदलने में मदद कर सकें। अर्जुन ने अपनी विद्वत्ता और प्रतिष्ठित स्थिति का उपयोग किया। वह जानता था कि रुद्र कला और इतिहास के बड़े संरक्षकों में से एक है, जो प्राचीन वस्तुओं और कलाकृतियों पर भारी निवेश करता है। अर्जुन ने रुद्र के अगले बड़े कला प्रदर्शन या नीलामी के बारे में पता लगाया, जहां वह एक विशेष प्राचीन भारतीय पांडुलिपि के बारे में व्याख्यान देने वाला था। मीरा अपनी कलात्मक ख्याति के साथ इस अवसर पर अर्जुन के साथ शामिल हुई। प्रदर्शन के दौरान अर्जुन ने सूक्ष्मता से उस पांडुलिपि के महत्व को समझाया, जिसमें प्रतीकात्मक रूप से अनादि धागों और ऊर्जा के संतुलन का उल्लेख था। मीरा ने अपनी एक नई पेंटिंग प्रदर्शित की, जिसमें उसने एक जटिल पैटर्न में उलझे हुए धागों को दर्शाया था, जो ईर्ष्या और वासना के कारण अशांत हो रहे थे। रुद्र उनकी कला और ज्ञान से प्रभावित हुआ, लेकिन उसने अभी भी उन्हें केवल विद्वान और कलाकार ही समझा। रुद्र ने अर्जुन और मीरा को अपने कुछ निजी कला संग्रह को देखने के लिए आमंत्रित किया।
यह उनका पहला व्यक्तिगत संपर्क था। बातचीत के दौरान मीरा और अर्जुन ने धीरे धीरे रुद्र के महत्वाकांक्षी व्यावसायिक जीवन और उसके प्रतिस्पर्धियों के प्रति उसके कठोर रवैये के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने महसूस किया कि उसकी अनियंत्रित इच्छाएं ही वह द्वार थी जहां से गजेंद्र की कर्मिक प्रतिध्वनि उसे प्रभावित कर रही थी। उन्होंने सीधे हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि सूक्ष्म, दार्शनिक सलाह देना शुरू किया। अर्जुन ने इतिहास के उदाहरण दिए कि कैसे अत्यधिक शक्ति और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा ने महान साम्राज्यों का पतन किया। मीरा ने अपनी पेंटिंग में रंगों के संतुलन का उदाहरण देते हुए समझाया कि कैसे जीवन में भी संतुलन आवश्यक है, अन्यथा सब कुछ बदरंग हो जाता है। उन्होंने रुद्र से कहा कि सच्ची शक्ति दूसरों को कुचलने में नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखने और अपने भीतर शांति पाने में होती है। शुरुआत में रुद्र ने उनकी बातों को केवल कलाकारों की हवाई बातें मानकर खारिज कर दिया, लेकिन मीरा और अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी गंभीरता और शांति थी, जिसने उसे सोचने पर मजबूर किया। उसे भी कुछ समय से अपने जीवन में एक खालीपन और बेचैनी महसूस हो रही थी, बावजूद इसके कि वह हर लक्ष्य हासिल कर चुका था। उसकी आत्मा गजेंद्र की कर्मिक प्रतिध्वनि से प्रभावित होने के बावजूद कहीं न कहीं शांति तलाश रही थी। एक रात रुद्र को एक अजीब सपना आया। उसने खुद को एक प्राचीन महल में देखा, जहां वह एक सुंदर रानी को पाने के लिए एक राजकुमार से लड़ रहा था। सपने में उसे एक अजीब सी ईर्ष्या और हताशा महसूस हुई। जब वह उठा तो उसे यह सपना अविश्वसनीय रूप से वास्तविक लगा और उसने तुरंत मीरा और अर्जुन से संपर्क किया। यह वह क्षण था जब मीरा और अर्जुन ने महसूस किया कि रुद्र तक पहुंचने का उनका रास्ता खुल गया है। वे जानते थे कि उन्हें अब उसे धीरे धीरे समझाना होगा कि यह केवल एक सपना नहीं था, बल्कि उसके भीतर की उस प्राचीन प्रतिध्वनि का एक संकेत था जिसे शांत करने की आवश्यकता थी। उनका लक्ष्य रुद्र को अपने पूर्वजन्म की याद दिलाना नहीं था, बल्कि उसे अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को पहचानने और उसे सकारात्मकता में बदलने में मदद करना था। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 15, रुद्र की आंतरिक शांति। रुद्र के सपने ने मीरा और अर्जुन के लिए एक महत्वपूर्ण द्वार खोल दिया था। अब उन्हें सीधे तौर पर कर्म या पुनर्जन्म की बात करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वे रुद्र को उसकी अपनी आंतरिक उथल-पुथल को समझने में मदद कर सकते थे। मीरा और अर्जुन ने रुद्र को आंतरिक संतुलन प्राप्त करने की सलाह दी। उन्होंने उसे बताया कि सच्ची शक्ति बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि मन की शांति और विचारों पर नियंत्रण में होती है। उन्होंने उसे ध्यान और योग की सरल तकनीकें सिखाईं, यह तर्क देते हुए कि ये उसके अत्यधिक तनाव और महत्वाकांक्षा को शांत करने में मदद करेंगी। रुद्र, जो हमेशा समाधानों की तलाश में रहता था, ने अनिच्छा से ही सही, लेकिन उनकी सलाह मानी। शुरुआत में रुद्र को ध्यान में कठिनाई हुई। उसका मन बेचैन था और उसे बार बार अपनी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा और अधूरी इच्छाओं के विचार परेशान करते थे। लेकिन मीरा और अर्जुन धैर्यवान थे। उन्होंने उसे बताया कि यह सामान्य है और अभ्यास से ही शांति मिलेगी। वे अपनी संयुक्त प्रेम ऊर्जा का उपयोग करते हुए सूक्ष्म रूप से रुद्र के ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित करते रहे, जिससे उसके भीतर की नकारात्मक प्रतिध्वनि धीरे धीरे शांत हो सके। उन्होंने उसे अपने प्रतिद्वंद्वियों के प्रति करुणा और समझ विकसित करने के लिए भी प्रेरित किया, यह समझाते हुए कि सभी जीवन इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे जैसे रुद्र ध्यान में गहरा उतरता गया, उसे अपने सपनों की आवृत्ति बढ़ती हुई महसूस हुई, लेकिन इस बार वे कम डरावने और अधिक स्पष्ट थे। उसे अतीत के कुछ दृश्यों की धुंधली झलकें दिखाई देती थीं, ईर्ष्या, क्रोध और फिर एक अजीब सी मुक्ति। ये दृश्य गजेंद्र की कर्मिक प्रतिध्वनि के ही अवशेष थे, जो अब ध्यान और सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में बाहर निकल रहे थे।
मीरा और अर्जुन ने उसे बताया कि ये भावनाएं उसकी नहीं हैं, बल्कि ये अतीत की बची हुई ऊर्जाएं हैं जिन्हें अब मुक्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने उसे क्षमा के महत्व पर जोर दिया, दूसरों को क्षमा करना और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को क्षमा करना। रुद्र को नहीं पता था कि वह किसे क्षमा कर रहा है, लेकिन उसने महसूस किया कि ऐसा करने से उसके भीतर एक भारी बोझ कम हो रहा है। कई महीनों के अभ्यास के बाद रुद्र के जीवन में एक नाटकीय परिवर्तन आया। उसकी अत्यधिक महत्वाकांक्षा कम हो गई और उसके भीतर की बेचैनी शांत हो गई। वह अब अपने व्यवसाय को अधिक नैतिक और सहयोगी तरीके से चलाने लगा। उसने अपने कर्मचारियों और प्रतिस्पर्धियों के प्रति अधिक सम्मान दिखाया। उसने दान पुण्य के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित थे। रुद्र ने अपने पूर्वजन्म की कोई स्पष्ट यादें प्राप्त नहीं की, लेकिन उसके भीतर की गजेंद्र की कर्मिक प्रतिध्वनि पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। वह अब एक ऐसा व्यक्ति था जो सफलता के साथ साथ आंतरिक शांति और नैतिक मूल्यों को भी महत्व देता था। मीरा और अर्जुन ने यह देखकर संतुष्टि महसूस की कि उन्होंने एक और आत्मा को ब्रह्मांडीय संतुलन में वापस लाने में मदद की है। उनका मिशन सफल रहा। रुद्र प्रताप, अनजाने में ही सही, अब ज्ञान के संरक्षक, समाज के व्यापक उद्देश्य का हिस्सा बन चुका था, जो यह दर्शाता था कि प्रेम और समझ से किसी भी नकारात्मक कर्मिक प्रतिध्वनि को शांत किया जा सकता है। रुद्र प्रताप के भीतर गजेंद्र की कर्मिक प्रतिध्वनि को शांत करने के बाद मीरा और अर्जुन को एक गहरी संतुष्टि मिली। उन्होंने न केवल अपने अनादि प्रेम को पूर्णता दी थी, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने के ज्ञान के संरक्षक, समाज के महत्वपूर्ण कार्य में भी योगदान दिया था। मीरा और अर्जुन ने मठ में अपना जीवन जारी रखा। वे अब सिर्फ सीखने वाले नहीं थे, बल्कि शिक्षक भी बन गए थे, जो नए सदस्यों को अनादि धागों की जटिलताओं और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को समझने का प्रशिक्षण देते थे। उनकी अपनी प्रेम कहानी एक प्रेरणा बन गई थी, यह दर्शाते हुए कि सच्चा प्रेम समय, जन्म और मृत्यु के चक्र से परे होता है और हर बाधा को पार कर जाता है। रंगमहल, जो अब एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बन चुका था, मीरा और अर्जुन के जीवन का एक अभिन्न अंग बना रहा। वे नियमित रूप से वहां लौटते थे, अपनी बेटी अनंतिका के साथ समय बिताते थे, जिसे वे धीरे धीरे अपने ज्ञान और विरासत के बारे में सिखाते थे। अनंतिका, अपने माता पिता के गुणों का एक सुंदर संगम, अपने आप में एक ज्ञान की तलाश करने वाली बन गई थी, भविष्य में ज्ञान के संरक्षक, समाज की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार। आदित्य, जिसे कभी गजेंद्र की आत्मा ने जकड़ रखा था, अब अपने नए जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट था। उसने अपने व्यापारिक साम्राज्य को परोपकारी कार्यों में लगाया और समाज के कल्याण के लिए काम किया। उसे कभी अपने अतीत के जीवन या मीरा और अर्जुन से अपने जटिल संबंध का कोई भान नहीं हुआ, लेकिन अनजाने में ही सही, वह अब सकारात्मक कर्मों के मार्ग पर था। मीरा और अर्जुन का जीवन प्रेम, उद्देश्य और असीम शांति से भरा हुआ था। वे जानते थे कि उनका सफर अभी भी जारी रहेगा, क्योंकि अनादि धागे अनंत थे। वे केवल एक प्रेम कहानी के नायक नायिका नहीं थे, बल्कि ब्रह्मांडीय सद्भाव के संरक्षक बन गए थे। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई, एक ऐसी गाथा जो हर उस आत्मा को प्रेरित करती है जो अपने सच्चे प्रेम और अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ की तलाश में है। रंगमहल की हवाओं में, हिमालय की ऊंची चोटियों की शांति में और ब्रह्मांड के सूक्ष्मतम धागों में मीरा और अर्जुन के अनादि प्रेम की गूंज हमेशा के लिए अमर हो गई। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी।